Dear students, in this video I will share with you differential equations chapter from class 12 syllabus. So here we will cover degree and order of a differential equation. After that I will tell you how to find particular and general solution of differential equation and difference between particular and general solution also कि दोनों में फ़र्क क्या होता है. After that we will study method of variable separable. यानी इस कंप्लीट चैप्टर में आप लोगों को बेसिकली पढ़ने हैं टू मैथड्स. देयर आर थ्री मैथड्स बट थर्ड मैथड हैज़ बीन रिड्यूस. तो आपको टू मैथड्स कवर करने हैं, वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अभी हम इस वीडियो में आपको वेरिएबल सेपरेबल एक्सप्लेन करेंगे. उसमें आपके एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12, 13, 14 these examples I will cover with you. तो आप लोग उन्हें completely देखिएगा. एक्सरसाइज 9.1, 9.2 एंड 9.4 का कंटेंट इसमें है. तो 9.1 तो डिग्री ऑर्डर की है, दैट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज. 9.2 का एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगी. उसमें आपको सोल्यूशन प्रूफ करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से बिलोंग कर रहा है कि नहीं. एंड मेन एक्सरसाइज इज 9.4. उसके एग्जाम्पल्स आपसे मैं बता चुकी हूँ. 14 तक हम डिस्कस करेंगे ताकि आप इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ और 9.4 भी कंप्लीट कर लें. सो वॉच दिस वीडियो टू कंप्लीट योर वर्क एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट. Dear students, today we will start exercise. This is our 9.2 exercise. In 9.1 you have to find degree and order. That is very easy. So आप जानते हैं डिग्री एंड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है. जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट है दैट इज़ योर ऑर्डर, और जो उसकी पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है. तो डिग्री ऑर्डर तो आप इजीली निकाल लेंगे. नाउ कम टू मेन पार्ट दैट इज़ पर्टिकुलर एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर और जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं. सो जनरल सोल्यूशन मींस जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट की फॉर्म में आंसर आता है. क्यों आता है? क्योंकि अगर हम इसका डेरिवेटिव की पावर हटाना चाहते हैं तो डेरिवेटिव को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेटे देखो डेरिवेटिव का मतलब होता है फंक्शन को बहुत छोटा करते जाना ना. जब फंक्शन को हम मेन पोजीशन पे लाना चाहें, जैसे हमारा फंक्शन y था, अब वो छोटा होने के बाद dy/dx हुआ, फिर d2y/dx2 हुआ और छोटा हो गया फंक्शन. तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें इसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा ना. इसे इंक्रीज़ करेंगे तो कैसे इंक्रीज़ करते हैं, कौन सा साइन लगाते हैं हम लोग? हम लगाते हैं इंटीग्रेशन का साइन. तो यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करेंगे फिर कुछ कांस्टेंट टर्म आती है, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ करेंगे फिर से कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी. आप जानते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं अभी. तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल क्या होता है. इंटीग्रेशन में हम जानते थे कोई भी इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं विदाउट लिमिट को इंटीग्रेशन होती है ना, इनडेफिनिट, तो लास्ट में हमारा आंसर में कांस्टेंट आता है ना +c, यानी कुछ एक्स्ट्रा टर्म ज़रूर आती है. तो लाइकवाइज हेयर ऑल्सो जब हम d2y/dx2 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका पहले यहाँ पहुँचेगा स्टेप, यानी एक c यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा ओरिजिनल y पर, तो आपका एक और c आता है. यानी जितनी डिग्री आपकी डेरिवेटिव की होती है ना उसमें उतने ही कांस्टेंट आते हैं अगर हमें फाइनल अपने सोल्यूशन y पर पहुंचना है. तो देखो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है तो इसके साथ कितने कांस्टेंट जुड़े रहेंगे. अगर ये हम जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो इसके साथ बेटे 2 कांस्टेंट रहेंगे बिकॉज डिग्री इज़ 2. तो आप याद रखिएगा जनरल सोल्यूशन में जितनी हमारी डिग्री होती है ना डिफरेंशियल इक्वेशन की उसमें उतने ही कांस्टेंट होते हैं. ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है जिसमें यही पूछा गया है कि इतने ऑर्डर की गिवन है आपको इक्वेशन, उसमें कांस्टेंट कितने आएंगे. ठीक है. अब अगर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात करें तो बेटे पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होता है, हम उसे जनरल नहीं छोड़ेंगे, हम उस सी को रिमूव करके रहते हैं. यानी सी को हटा दिया जाता है वहाँ से. जब सी हटाया जाएगा तो आपका सिर्फ XY की फॉर्म में आंसर रह जाएगा, यानी आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया. यानी जब हम किसी कांस्टेंट को कुछ वैल्यू देकर हटा दें वहाँ से तो हमारा सोल्यूशन जनरल से पर्टिकुलर हो जाता है. यानी पर्टिकुलर में कोई कांस्टेंट नहीं होता है, जनरल में हमारे कांस्टेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. Now in this example we have to find that we have to show specially कि ये जो फंक्शन है it is the solution of this differential equation. आप जानते हैं कोई भी इक्वेशन अगर सोल्यूशन होती है ना इक्वेशन का तो सोल्यूशन होने के लिए वो उसको सेटिस्फाई हमेशा करती है. तो बस यही करना है, इसकी हेल्प से सेटिस्फाई करके दिखा दीजिए आप. यही आपको एग्जाम्पल 2 में करना था. एग्जाम्पल 2 बिल्कुल इसी के जैसा है, इसीलिए आई एम डूइंग हियर एग्जाम्पल 3. इस बेसिस पर आप एक्सरसाइज भी ईजिली ट्राई कर सकते हैं. दैट इज़ एक्सरसाइज 9.2. ठीक है. 9.3 आपको नहीं करनी है. फैमिली ऑफ कर्व्स आपका 9.3 में गिवन है. सो 9.3 आपकी कट हो गई है. आपको कॉपी में करनी है 9.1,
9.2, 9.1 इज़ बेस्ड ऑन डिग्री एंड ऑर्डर, वो आप कर लेंगे। 9.2 आपको यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑन दिस बेसिस यू विल डू क्वेश्चंस। सो बेटे इसमें वेरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या नीड है, सबसे पहले हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए और इस फंक्शन की y वैल्यू चाहिए। जब आप इसे यहाँ पुट करेंगे इट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो हेयर y equals to, y is already given as a cos x plus b sin x. Now let us call it equation 1. So on differentiating equation 1 with respect to x we get, तो देखिए हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया है, सो आई एम गेटिंग हेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए इज कॉन्स्टेंट, ये एज इट इज आएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस बी टाइम्स, बी इज कॉन्स्टेंट, साइन एक्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। अब देखिए सिंगल डेरिवेटिव आया है बट आई नीड डबल डेरिवेटिव, सो इसे एक और बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग above equation, above means this one, with respect to x we get, जब हमने सिंगल डेरिवेटिव को दोबारा डिफ्रेंशिएट किया देन आई विल गेट डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ये कैसे आता है, डी बाई डी एक्स आप ले रहे हैं, अगेन यू आर टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, देखो बेटे डी टू वाई एंड ये डी एक्स की पावर टू दैट इज डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए इज कॉन्स्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x plus b is constant, cos x has derivative minus sin x, so it is giving me minus sin x. I got value of double derivative and single and value of y is already given. What I need to show, I need to show this equation. तो अब क्या करना है, अपने solution को इसमें put करना है. Now we have to show d2y by dx2 plus y equals to 0. So on taking LHS, double derivative is here, minus a cos x minus b sin x plus y is given here, plus a cos x plus b sin x. This has been cancelled, that is giving me 0, that is equal to RHS, hence y क्या लिखेंगे आप, y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप लिख देना आगे, इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। करना क्या है, सिंपल कोई भी इक्वेशन आपको y के टर्म में आती है अगर, so उस y से आप देखिए कितनी पावर की आपको डेरिवेटिव लेनी है, यानी कितने डिग्री का डेरिवेटिव आपको जनरेट करना है, उसी हिसाब से अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। आपको सिंगल डेरिवेटिव चाहिएगा तो आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल चाहिए देन 2 बार करेंगे, आफ्टर दैट यू हैव टू पुट देयर। बेटे कुछ क्वेश्चंस आप पे क्या होते हैं, वो डायरेक्ट एडजस्टमेंट से ही आ जाता है, यानी सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें कुछ टर्म ऐसी आएगी कि वो माइनस इधर आके प्लस वाई बन जाएगा, तो इक्वेशन वहाँ से भी जनरेट होती है डायरेक्टली विदाउट दिस मैथड। ये तो मैथड बेटे यूनिवर्सल है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट लेकर आना, ये तो हमेशा काम करेगा। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आसान होते हैं जिसमें हमें ये मैथड करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट अरेंजमेंट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैथड आपको कब समझ में आएगा, जब आप 9.2 ट्राई करेंगे। In case you have any problem then you can tell directly, there is no problem in it. अब आपको बता दिया गया है 9.1 डिग्री ऑर्डर की आप कर लेंगे, 9.2 आपको करनी है। Now 9.3 has been removed. अब हम डिस्कस करेंगे बेटे 9.4 का कॉन्सेप्ट। Dear students, now we will discuss general solution of the given differential equation. हम कैसे given differential equation का general solution निकालते हैं। As in my previous topic I shared you difference between general and particular solution। तो general में हमें क्या करना है बेटे, इसको solve करना होता है, particular में हमें constant को remove करके आंसर देना होता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए किसी भी इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने के अभी राइट नाउ हमें जो करने हैं वो सिर्फ 3 मेथड्स करने हैं। कौन कौन से हैं 3 मेथड्स, सबसे पहला है आपका वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड वन इज़ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड थर्ड वन इज़ विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका इस सेशन के लिए रिमूव हो गया है, सो राइट नाउ यू हैव टू डू ओनली 2 मेथड्स। सिर्फ आपको 2 मेथड्स करने हैं। फर्स्ट वन इज़
वेरिएबल सेपरेबल, एंड सेकंड वन इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम कौन सा डिस्कस करेंगे, पहले वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, देन वी विल डिस्कस होमोजीनियस ऑल्सो। सो वेरिएबल सेपरेबल से ही आपको समझ में आ गया हो कि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी y वेरिएबल टुगेदर एंड x वेरिएबल टुगेदर, फिर उनको इंटीग्रेट करके हमें आंसर लाना होता है। सो फॉर दैट यू मस्ट वॉच दिस क्वेश्चन केयरफुली। सोल्यूशन, सी हियर, सबसे पहले ये देखिए बेटे, x की टर्म्स एक साथ होनी चाहिए, y की टर्म एक साथ, और ये बात ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव हमेशा ऊपर होना चाहिए। देखो dy ऑलरेडी यहाँ है तो dx को यहाँ ऊपर होना चाहिए। सो dy क्या ये y की टर्म है, y के साथ आनी चाहिए, सो इट शुड बी हेयर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये dx ऊपर आना चाहिए, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपनी प्लेस पर एज इट इज़ है। नाउ आई हैव सेपरेटेड द वेरिएबल्स, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो मिस है, सभी यहाँ मैं लिख चुकी हूँ, dy के नीचे y की टर्म और dx ऊपर, ये एज इट इज़ अपनी प्लेस पर। वेन एवर यू सेपरेट कर लिया आपने, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपको इसका इंटीग्रेशन लेना होता है। तो सेपरेट करने से पहले आप एक लाइन ज़रूर लिख लीजिएगा, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स वी गेट, हमें क्या मिल रहा है वेरिएबल सेपरेट करने पर, सो ये मिल रहा है। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना है। वी गेट, देखो बेटे इंटीग्रेशन जब हमने लिया, सो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये वाला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा, इसके लिए भी आपका इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज आपको फॉर्मूलाज ही लर्न नहीं होंगे, देन हाउ यू विल प्रोसीड। आप जानते हैं डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, यहाँ ये tan इनवर्स वाई हो जाएगा, प्लस C1 कांस्टेंट ऑफ दिस इंटीग्रेशन tan inverse x plus C2. So I am getting here tan inverse y is equal to tan inverse x plus C2 minus C1, combine कर सकते हैं। So I am getting here tan inverse y equals to tan inverse x plus capital C, यानी हम सभी कांस्टेंट टर्म को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं सिंगल कांस्टेंट से, where capital C is equals to C2 minus C1. Hence ये क्या हो गया, हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, which is general solution of given differential equation। क्लियर, यानी ये जो सोल्यूशन आया है ये जनरल सोल्यूशन आया है गिवन इक्वेशन का। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 9, इससे पहले एग्जाम्पल है वो भी आसान है, सेपरेट करना है सिंपल वेरिएबल को, नॉर्मल इंटीग्रेशन रूल्स लगाने हैं। एग्जाम्पल 10 आपके सामने है, 9 और 10 सिमिलर हैं। 11 एंड 12 एग्जाम्पल में और 13 में आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने हैं। सो आई एम डूइंग हेयर एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 11 आसान है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एग्जाम्पल 12 अभी हम करते हैं सॉल्व कैसे करना है। ओके, सो वी आर डूइंग एग्जाम्पल 12 हेयर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स डी वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको इक्वेशन निकालनी ऐसे कर्व की जो इन पॉइंट से पास हो रहा है, यानी ये पासिंग पॉइंट का मतलब है पर्टिकुलर सोल्यूशन ही निकालना है, क्योंकि एक हमें सी निकालने के लिए हिंट दे दिया गया है। जब भी आपको पॉइंट्स दिए जाएं पासिंग पॉइंट्स, तो हमेशा आपको क्या करना है, उससे सी की वैल्यू निकालनी है। तो यानी यहाँ जनरल का काम नहीं है, यहाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन का काम है, जिसकी इक्वेशन यहाँ पर है। सो हेयर वी हैव x dy equals to 2x square plus 1 dx on separating वेरिएबल्स। सभी जगह वेरिएबल सेपरेट करना आसान नहीं होता है, इसलिए हमें दूसरे मेथड्स भी अडॉप्ट करने पड़ते हैं, विच आई विल टेल यू लेटर ऑन। अभी यहाँ पर हम सेपरेटिंग वेरिएबल्स के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आसानी से सेपरेट हो पा रहे हैं। वी गेट, देखिए बेटे x की टर्म एक साथ, y की टर्म एक साथ, देखो y तो अपनी प्लेस पर सही है, dy dx भी सही है, बस ये x नीचे जाएगा ताकि ये x के साथ कंबाइन हो जाए। सो आई एम गेटिंग हेयर dy इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx। सो dy इक्वल्स टू, देखो x सेपरेट हो सकता है, यहाँ से ये x की पार कट हो जाएगी तो 2x रह जाएगा, प्लस 1/x
dx. So on integration we get, क्या मिल रहा है देखिए, इंटीग्रेशन dy मिल रहा है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1/x dx. सो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, y होता है. अब देखिए यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी कांस्टेंट आएगा. मैं डायरेक्ट दोनों की प्लेस पर एक सिंगल c लिख रही हूँ, वो इन दोनों का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा. तो यानी अगर आप चाहें तो अलग अलग लिख कर फिर c को कंबाइन कर सकते हैं. यहाँ पे डायरेक्टली आप एक c कोई भी एक साइड ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने ले लिया है y इक्वल्स टू, नॉर्मली हम लोग राइट साइड में ऐड करते हैं तो आप राइट साइड में ही ऐड कर सकते हैं. सो 2x dx हैज़ इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log mod x. आई एम गेटिंग हेयर c किसके प्लेस पर आ रहा है, यहाँ की प्लेस पर भी और यहाँ की प्लेस पर भी 2 कट हो गया है. सो हमारा आंसर कितना आ गया है, x स्क्वायर प्लस log mod x प्लस c. देखो बेटे ये जनरल सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ c इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पासिंग पॉइंट इसीलिए दिए गए हैं ताकि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला जा सके. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज x एज 1 एंड y एज 1. यहाँ रख दीजिए, c आपका आ जाएगा. सिंस कर्व इज पासिंग थ्रू 1,1, सो वी हैव, इसी की वजह से इक्वेशन में क्या हो जाएगा चेंज, देखिए अब आप, हम यहाँ पुट कर सकते हैं y इज़ 1 इज़ x स्क्वायर इज़ 1 log mod 1 प्लस c. क्लियर. सो 1 से 1 कट हो गया, log 1 0, सो आई एम गेटिंग c इज इक्वल्स टू 0. यानी हमारा c जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो जाएगी. पुट कर दीजिए यहाँ. हैंस पर्टिकुलर solution is given by y equals to x square plus log mod x. This is our answer because c is 0. So particular के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको c की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ पासिंग पॉइंट, फिर उसको आप पुट कर दीजिए जनरल सोल्यूशन में c को, देन यू विल गेट द पर्टिकुलर सोल्यूशन. नाउ वी विल डिस्कस अदर क्वेश्चंस ऑल्सो. सी एग्जाम्पल 11 हमने अभी 12 किया है. इसमें आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इज़ 1 एंड x इज़ 0. ये गिवन इसीलिए हैं ताकि आप पर्टिकुलर निकाल सकें. तो सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे. देखो बेटे dy के नीचे y स्क्वायर आएगा माइनस 4x dx के साथ. अब ये -4 कॉन्स्टेंट है, आप इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, लेकिन लेना एक ही प्लेस पर है. फिर हमने इंटीग्रेशन किया, y की पावर -2 का क्या हो जाएगा, -1/y. 4 एज इट इज़, x का होता है x स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा प्लस c. यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली है. अब y की वैल्यू निकालने के बाद देखिए बेटे कभी कभी आपको y की वैल्यू अगर आपका y की वैल्यू निकालना आसान है तो आप y की टर्म में आंसर दीजिए, नहीं तो आप एक इक्वेशन की फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है. वैसे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि y की टर्म में आंसर दिया जाए क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन y की है तो y का ही सोल्यूशन निकल कर आएगा, y इसका सोल्यूशन देगा. सो y की वैल्यू आ सकती है. फिर आपने क्या करना है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 यहाँ रखनी है, यहाँ से c आ जाएगा. फिर इसे यहीं पर पुट कर देंगे तो आपका ये जो है पार्टिकुलर सोल्यूशन निकल जाएगा इजीली. एग्जाम्पल 12 कर चुके हैं. एग्जाम्पल 13 देखो बेटे, एग्जाम्पल 13 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी एक्स वाई की वैल्यू गिवन है. गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज दिस 2x/y². यानी ये जो वैल्यू है किसकी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की है. तो आपको याद होगा हमने पढ़ा है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है, 11th में आपने सीखा है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/dy/dx. तो ये जो वैल्यू है स्लोप ऑफ टेंजेंट की है, तो यानी ये जो इक्वेशन किसकी हो जाएगी, dy/dx को हम बराबर रखेंगे इसके 2x/y² के. तो आपको गिवन इक्वेशन से भी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी आनी चाहिए. तो अब आप ये चीज़ याद रखिएगा, टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/dy/dx. तो जो भी आपसे पूछा जाए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. सो dy/dx की वैल्यू गिवन 2x/y² है, वेरिएबल सेपरेट किया आपने. यहाँ से y³ 3 यानी 2x²/2, 2 से 2 कट, x² + c इक्वेशन आ गई है. अब आपको किससे पास करना है, -2, 3, x की वैल्यू -2 पुट कीजिए, y3, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c. फिर उस c को इसी इक्वेशन में रखना है क्योंकि यही c की फॉर्म में है, तो यहाँ c की वैल्यू रखेंगे आपके पास. सॉल्व करने पर c की वैल्यू 5 आएगी. देन यू विल पुट हेयर, यहाँ से y³ = 3x² + 15, ये क्यूब था तो y की वैल्यू निकालनी है तो ये 1/3 पार हो जाएगी, यानी ये क्यूब रूट हो जाएगा. तो y की वैल्यू आ गई है आपके पास. अब आते हैं एग्जाम्पल 14 पर.
This may be difficult for you, then I will tell you the solution of this problem. Example 14. So students, here we have to do example 14. It is given that in a bank, principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years will rupees 1000 double itself? यानी किसी बैंक की बात हो रही है, वहाँ प्रिंसिपल जो बढ़ रहा है वो किस रेट पे बढ़ रहा है? 5% हर साल उसका बढ़ जाता है, यानी ये रेट है जो हमारा बढ़ रहा है. अब ये बताना है कि कितने सालों में 1000 रुपीज़ डबल हो जाएंगे, यानी हमारे 1000 कितने हो जाएंगे, कितने साल बाद रुपीज़ 1000 हमारे 2000 हो जाएंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारी प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, तो हमने सपोज कर लिया है लेट P बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम t. ठीक है. सो वी हैव, अब क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल कैसे इंक्रीज हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो dp बाई dt इज इक्वल टू 5% मीन्स 5/100 ऑफ p, यानी p का 5% हर साल बढ़ रहा है. दिस इज रेट ऑफ चेंज. यहाँ से हम इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा. सो इट इज़ गिविंग मी 20. सो dp बाई p इज इक्वल टू dt बाई 20. नाउ आई हैव सेपरेटेड वेरिएबल्स ऑन इंटीग्रेशन. अब हमें इक्वेशन जनरेट करनी है p और t की फॉर्म में, ताकि मैं देख लूँ कितने साल बाद p 2000 हो जाएगा, मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा. सो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, सो हेयर dp बाई p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt बाई 20. दिस इम्प्लाइज, ये क्या होता है, दिस इज log p. t बाई 20 मीन्स dt का तो t हो जाएगा बेटे, ये कांस्टेंट है, प्लस c. सो आई एम गेटिंग हेयर p इज इक्वल्स टू लॉग, शिफ्ट करेगा तो एक्सपोनेंशियल बनता है एज यू नो. सो ये दोनों टर्म कहाँ जाएंगी, ये पावर में जाएंगी ना, पूरा एक्सपोनेंशियल. लॉग इधर शिफ्ट होकर एक्सपोनेंशियल बनता है और जो बेस होता है वो पावर बन जाती है. सो यहाँ हम जानते हैं जब पावर में प्लस होता है तो सेपरेट भी तो हो सकता है, a टू द पावर c. देखो बेस सेम है, प्लस करोगे तो यही चीज़ आती है. हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पूरी कांस्टेंट टर्म है इसे हम फाइनल एक बड़ा कांस्टेंट c सपोज कर लें और इसे रिमूव कर दें, वेयर c इज इक्वल्स टू e टू द पावर c. ठीक है. अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है. इट इज़ अ जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम का ही जनरल सोल्यूशन है. अब हमें पर्टिकुलर चाहिए. पर्टिकुलर के लिए देखो बेटे, यहाँ से हम देखेंगे जब शुरुआत में हमने इन्वेस्टमेंट किया, जब 1000 रुपीज़ थे तो वो टाइम ज़ीरो था, यानी हमने अभी काउंटिंग स्टार्ट ही नहीं की है. टाइम ज़ीरो होने पर हमने 1000 इन्वेस्ट किए हैं. सो पहला सोल्यूशन आप जो पुट करेंगे यहाँ एक्स ओ वाई यहाँ पी और टी की फॉर्म में है. सो व्हेन टाइम वाज ज़ीरो, प्रिंसिपल कितना था, 1000 था. अब हमें ये बताना है कि 2000 किस टाइम पर हो जाएगा, तो वहाँ का t निकालना है. p आप 2000 लेंगे ताकि आपका डबल आंसर का टाइम आ जाए. सो वी हैव p वैल्यू आप रखेंगे 1000, c आपको चाहिए e रेस्ट बार 0 बाई 20. सो 1000 इक्वल्स टू 8 पावर 0 इज़ 1. सो दिस इम्प्लाइज c तो आपका 1000 हो गया, यानी कांस्टेंट आपका 1000 है. अब आप निकालेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन. हैंस p इक्वल्स टू 1000 e रेस टू द पावर t बाई 20. ये आपका आ गया है पर्टिकुलर सोल्यूशन. अब आपसे जिस भी टाइम के लिए p पूछा जाए या p के साथ आपको टाइम दे दिया जाए, p निकालना हो तो आप बता सकते हैं इजीली. अब यहाँ क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, कितने साल बाद 1000 डबल हो जाएगा, यानी ये तो p तो 2000 हो गया है. अब t निकालना है आपको, तो निकाल देते हैं. व्हेन p इज 2000 देन पुट कर दीजिए यहाँ 2000 इक्वल्स टू 1000 e रेस टू द पावर t बाई 20. ये इससे कट, यू आर गेटिंग 2 हेयर, तो ये बच गया आपके पास 2 इज इक्वल टू e रेस टू द पावर t बाई 20. आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल शिफ्ट होगा तो लॉग बनता है. सो आई एम गेटिंग log 2 इज इक्वल्स टू t बाई 20. सो माई टाइम इज इक्वल टू 20 log 2. आपको log 2 की वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ,
आपका आंसर बस आपको टी की एक्सप्रेशन निकालनी है। सो आपने टी की एक्सप्रेशन निकाल ली है 20 log 2। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इजी। बस ये देखिए प्रिंसिपल किस रेट से बढ़ रहा है तो उसका आप रेट ऑफ चेंज की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कीजिए, वेरिएबल सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर निकालिए, जनरल सोल्यूशन। फिर पर्टिकुलर देखिए कैसे निकलेगा, 1000 से स्टार्ट हो रहा है तो टाइम 0 p 1000। सो आपका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। फिर उस सोल्यूशन के हिसाब से जैसे भी कंडीशन आपसे पूछी जा रही है यू कैन टेल वेरी इजीली। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल ऑल एग्जाम्पल विच आई डिस्कस्ड विद यू फॉर एक्सरसाइज 9.4। अब आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 9.4 ट्राई करनी है। देखिए इसमें प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स की हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 21 इसी टाइप का है सेम, तो आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर अच्छे से समझना है ताकि आप क्वेश्चन नंबर 20, 21 कर पाएँ। सो try all exercise. In case you have problem, as I always say, you can share so that I can help out you. So complete your work up to exercise 9.4, and in our next video I will discuss with you the most important part of this chapter, homogeneous differential equation. तो वो भी आपको करना है। So next video में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अभी आप 9.4 तक का वर्क फिनिश करेंगे। थैंक यू।